मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक महाशास्त्र और इसके तीसरे अध्याय के आधार पर मध्यलोक की रचना हम देख रहे हैं। और मध्यलोक में 458 अकृत्रिम जिनालय जो संख्या वाले बताए जाते हैं वो कहाँ कहाँ हैं, तो वो हमने देखे हैं कि जम्बूद्वीप में है 78 और धातकी खंड में 80 और पुष्करार्ध में 84, 4 ज्यादा है। तो ऐसे करके ढाई द्वीप में 390 ढाई द्वीप में है 390। और अब हमने देख लिए ढाई द्वीप के बाहर भी अकृत्रिम जिनालय जो गिनती वाले हैं। बिना गिनती वाले अकृत्रिम जिनालय असंख्यात हैं पूरे मध्यलोक में, लेकिन ये हम जो गिन रहे हैं ये गिनती वाले हैं और उनकी वंदना हम कर रहे हैं। तो ढाई द्वीप के बाहर हम आगे पहुंचे तो 8वें नंदीश्वर नाम का द्वीप, वहां नंदीश्वर द्वीप में हो गए 52। तो ये कितने हो गए अभी तक अपने पास में, कितने देख लिए हमने 390। तो ये ढाई द्वीप के क्या कह रहे मीनू दी, बोलिए मीनू दी बोलिए। हाँ, ये जो ढाई द्वीप 390 नहीं, आप 4 मानो शंकर द्वीप का आकार भी ढाई द्वीप के 398 आएंगे। 398 आ रहे हैं। अच्छा ये तो 3 ठीक है, हाँ ठीक है 398 ये और 52 ये नंदीश्वर के 52 नंदीश्वर के हुए, ढाई द्वीप के 398 हो गए और नंदीश्वर के हो गए 52। तो ये मिलके अपने हो गए हैं अभी अपने पास में 450 अकृत्रिम जिनालय अपन ने देख लिए हैं। अब अपने पास 458 टोटल है मध्यलोक में 458 458 में से कितने बचे हैं अपने पास में, अभी 8 कम है। तो 8वां नंदीश्वर द्वीप की वंदना हमने देख ली है, 163 करोड़ 84 लाख योजन विस्तार वाला और चारों दिशाओं में एक एक दिशा में 13 अकृत्रिम जिनालय हैं। चारों दिशाओं में मिला के 52 अकृत्रिम जिनालय हैं। हाँ अनुज बोलिए क्या कह रहे हैं। मैम 8 में बताओ कौन से बाकी के। हाँ अभी अपन पढ़ते हैं फिर अभी पढ़ते हैं। तो ये एक दिशा में एक तो अंजनगिरी नाम का पर्वत है बीच में, उस पर्वत पे एक जिनालय, फिर उस पर्वत के चारों तरफ 4 बावड़ियां हैं, उन बावड़ियों के बीच में सफेद रंग के दधिमुख नाम के पर्वत हैं। तो 4 दधिमुख पर्वत हैं और हर बावड़ी के कोनों पर दो पर्वत हैं, उनका नाम है रतिकर, वो लाल रंग के हैं। तो इन पर्वतों के ऊपर एक एक अकृत्रिम जिनालय है। तो ये 13 पर्वत हुए, इस तरह से 13 ही अकृत्रिम जिनालय एक दिशा में है। इनकी लंबाई चौड़ाई भी अपन ने देख ली है पर्वतों की। अब नंदीश्वर द्वीप है 8वां। नंदीश्वर द्वीप के बाहर बाद में क्या आएगा, नंदीश्वर नाम का समुद्र। द्वीप के बाद में समुद्र आता है मध्यलोक में, एक द्वीप एक समुद्र। इसके बाद में
नंदीश्वर द्वीप के बाद में 9 नंबर का जो द्वीप है, 9 नंबर का द्वीप कौन सा है? वो है अरुणवर। 9 नंबर का है अरुणवर द्वीप, और उस अरुणवर द्वीप के चारों तरफ है अरुणवर समुद्र। इस अरुणवर द्वीप में कोई अकृत्रिम जिनालय नहीं है जो हमें गिनना है, ऐसा कोई अकृत्रिम जिनालय नहीं है। तो फिर वहां क्या है कि वहां तिर्यंचों की जघन्य भोग भूमि है। पूरे ही मध्यलोक में ढाई द्वीप के आगे तिर्यंचों की जघन्य भोग भूमि, तिर्यंच वहां रहते हैं और उनके लिए वहां जघन्य भोग भूमि की व्यवस्था है। तो ये 9 नंबर का द्वीप और 9 नंबर का समुद्र हुआ। फिर उसके बाद में 10 नंबर का द्वीप अरुणाभास नाम का ये 10 नंबर का द्वीप है। ये अपने यहाँ दिए थे जब मध्यलोक का प्रकरण शुरू हुआ था 7वें सूत्र के बाद में, ये यहाँ नाम दिए हुए हैं। पेज नंबर 149 पे, 149 पेज पे अपनी पुस्तक में यहाँ द्वीपों के नाम और समुद्रों के नाम दिए हैं। तो 9 नंबर का अरुणवर द्वीप और अरुणवर समुद्र, फिर 10 नंबर का अरुणाभास द्वीप और अरुणाभास समुद्र। और इस 10 नंबर के समुद्र के बाद में 11 नंबर का द्वीप है कुंडलवर द्वीप। तो ये जो 11 नंबर का द्वीप है ये विशेष है। कुछ पूछना हो विषय से संबंधित तो आप हाथ खड़ा करिए, अदरवाइज बाद में बात करेंगे। बोलिए रश्मि जी। मैं पूछ रही थी 358 और 52 350 हुए। 450, 300 तो 98 है ही, उसमें 52 जोड़ेंगे। हाँ 450 हुए, तो फिर ये 458 कैसे होंगे? हाँ वही तो अभी अपन पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं। 58 कैसे होंगे वही पढ़ रहे हैं। ठीक है। देखिए क्या बता रही थी मैं, हाँ 11 नंबर का जो द्वीप है, 11 नंबर का द्वीप का नाम है कुंडलवर द्वीप। और इस कुंडलवर द्वीप में इसकी अपन निकाल नहीं रहे हैं, जिनको जिज्ञासा हो वो, जैसे हमने नंदीश्वर द्वीप की निकाली थी कितना विस्तार है, वैसे ही नंदीश्वर द्वीप से आगे जाके उससे दुगना दुगना गुणा कर सकते हैं। नंदीश्वर द्वीप का था 163 करोड़ 84 लाख, और आगे योजन, वो लाख है उसके आगे। तो इसका दुगुना करेंगे तो ये 9 नंबर का द्वीप और 9 नंबर का समुद्र, इसका दुगुना 9 नंबर का द्वीप, फिर इसका दुगुना 9 नंबर का समुद्र, फिर 10 नंबर का द्वीप को और दुगुना, फिर 10 नंबर का समुद्र को और दुगुना, फिर ये जो आएगा इसका दुगना आएगा, ये 11वें नंबर के द्वीप का विस्तार। अभी मैंने कैलकुलेट आज नहीं कर पाई, जिनको जिज्ञासा समझ में आया। इसका दुगना करेंगे वो यहाँ आएगा, फिर इसका दुगना करेंगे वो यहाँ आएगा, फिर इसका दुगना करेंगे वो यहाँ आएगा, इसका दुगना यहाँ आएगा। अभी 4 बार जो दुगना कर लिया तो चौथी बार वाले का जो दुगना है वो 11 नंबर के द्वीप का विस्तार आएगा। अब मैं प्रश्न के लिए ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, पहले मैं अपन पढ़ लें, वरना वो प्रश्न ही प्रश्न चालू हो जाते हैं। तो ये 11वें नंबर का कुंडलवर द्वीप है, और इस कुंडलवर द्वीप के इसका चौड़ाई यहाँ दी हुई है 10,485 करोड़ 76 लाख योजन चौड़ा है। आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 10,485 करोड़ और 76 लाख। 10,485 तो करोड़ और 76 लाख। ये जिनको इंटरेस्ट हो वो लिखे करें, नहीं तो कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो कैलकुलेशन है खाली। यानी कितना बड़ा ये द्वीप है वो हमको थोड़ा सा भाव भाषण हो, हमें मध्यलोक की विशालता का ख्याल आए और थोड़ी सी राजू की कल्पना हो। एक राजू में मध्यलोक फैला है तो कितना बड़ा है एक राजू। असंख्यात द्वीप समुद्र, हम तो यहाँ पहुंच रहे हैं 11वें नंबर के पे, तो 10,485 करोड़ 76 लाख, इतना बड़ा एक साइड का विस्तार आ गया उस कुंडलवर द्वीप का। ये कुंडलवर द्वीप है इतना बड़ा विस्तार वाला, वही चूड़ी के आकार का है, बीच में 10 द्वीप और समुद्र हैं, चारों तरफ वो द्वीप है। तो ये मिटा दूं ये समझ लीजिए ये कुंडलवर द्वीप है
और ये बीच में और सारे द्वीप समुद्र हैं। ये कुंडलवर द्वीप के बीचों बीच, जैसा पुष्करवर द्वीप के बीचों बीच ऐसा चूड़ी के जैसा एक पर्वत है, ऐसे ही इस कुंडलवर द्वीप के बीचों बीच भी ऐसा चूड़ी के आकार का गोलाकार, चूड़ी के जैसा गोल। सुमेरु पर्वत भी गोल है लेकिन वो अलग टाइप का गोल है, और मानुषोत्तर पर्वत भी गोल है लेकिन वो अलग टाइप का गोल है। मानुषोत्तर पर्वत है चूड़ी के जैसा गोल, और सुमेरु पर्वत तो क्या कहेंगे, वो गोल शिखर के समान गोल है। तो ये मानुषोत्तर पर्वत के जैसा ही चूड़ी के आकार का गोलाकार पर्वत है। इस पर्वत का नाम है कुंडलवर पर्वत, कुंडलगिरी भी बोलते हैं। और कुंडलवर, ये मैंने थोड़ा जगह बनाने के लिए डबल लाइन कर दी है तो अपन कुछ रचना देख सकें उसमें। ऐसा ये पर्वत है, और इस पर्वत की ऊंचाई है 75,000 योजन। 75,000 योजन इस पर्वत की ऊंचाई है, और स्वर्ण में ये पर्वत है। पिछहत्तर 75,000 योजन ऊंचा है, सोने का बना हुआ है। और किस तरह से है, नीचे से ऊपर तक एक सा नहीं है, नीचे ज्यादा चौड़ा है, ऊपर आते आते थोड़ा सा दोनों साइड से। मानुषोत्तर पर्वत में और इसमें क्या फर्क है? मानुषोत्तर पर्वत तो एक साइड से तो सीधा है दीवार जैसा, और दूसरी साइड से स्लांटिंग है। ख्याल में आ रहा है आप लोगों को? मानुषोत्तर पर्वत हमने पढ़ा था। मानुषोत्तर पर्वत ढाई द्वीप की तरफ से, अंदर की तरफ से तो सीधा है दीवार की जैसा, और जो आउटर साइड है, बाहर वाला आधा जो पुष्कर द्वीप है, वहां से है ऐसा तिरछा। पर ये जो कुंडलवर पर्वत है, ये कुंडलगिरी है, ये दोनों साइड से ऐसा स्लांटिंग वाला तिरछा है, नीचे ज्यादा चौड़ा है, ऊपर जाते जाते चौड़ाई कम हुई है। मैं आपको चौड़ाई नहीं बता रही हूँ, बहुत सारी संख्या हो जाती है, बस इतना ध्यान रख लें कि 75,000 योजन ऊंचा है, और आकार इसका थोड़ा तिरछा होता हुआ गया है। और ये जो पर्वत है, इस पर्वत के शिखर पर, पर्वत के शिखर पर चारों दिशाओं में, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, ये चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम जिनालय है। इस कुंडलवर नाम के जो पर्वत है, इस कुंडलवर पर्वत के या कुंडलगिरी के चारों दिशाओं में, एक दिशा में एक एक अकृत्रिम जिनालय, ऐसे 4 दिशाओं के मिला के 4 अकृत्रिम जिनालय ये 11वें कुंडलवर द्वीप में, इस कुंडलगिरी पर होते हैं। इन अकृत्रिम जिनालयों के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी और टोंक वगैरह कूट बनी हुई हैं, उन पर व्यंतर देवों के निवास स्थान हैं। कुल मिला के और भी इस पे बहुत सारी 20 कूट है, वहां पर वो देव वगैरह रहते हैं, और उनकी दिशाओं में, विदिशाओं में अलग अलग उनकी इस तरह से रचना है। अभी अपन बस इतना समझ लें कि 4 अकृत्रिम जिनालय 11वें कुंडलवर द्वीप में होते हैं। और उस कुंडलवर द्वीप में कहाँ होते हैं कि ये कुंडलवर नाम का पर्वत है इस द्वीप के बीचों बीच, 75,000 योजन ऊंचा, स्वर्णमयी, सोने का बना हुआ। इसके ऊपर चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम जिनालय होता है। देखिए, जितने भी अपने अकृत्रिम जिनालय हैं, तो सभी जिनालय कहाँ हैं? मुख्य रूप से एक वृक्षों को छोड़ दें, जम्बू शालमली, वो वृक्ष भी पर्वत जैसे ही हैं, पृथ्वी का एक है, सब पर्वतों के ऊपर हैं। अकृत्रिम जिनालय षटकुलाचल हैं, वक्षार हैं, विजयार्ध हैं, गजदंत हैं, सुमेरु पर्वत है, सब इक्ष्वाकार हैं, पर्वतों के ऊपर हैं। यहाँ भी पर्वत ही है, और वो जम्बू शालमली वृक्ष भी एक्चुअल में पर्वत के, वृक्ष के आकार का पर्वत ही है, वो पृथ्वी का एक है, तो वो वृक्ष के आकार का पर्वत समान ही है। इस तरह से ये हो गया। हाँ, अभी किसी को अब कुछ डाउट है इसमें तो पूछिए। 1 मिनट रुकिए भारती आंटी, अब करिए चालू। नहीं, मैं आपसे कह रही थी, आप लोग नंदीश्वर द्वीप के बाद में नंदीश्वर समुद्र मिस कर दी थी, वही मैं कह रही थी। नंदीश्वर समुद्र में मिस नहीं, उस समुद्र में कुछ नहीं अपने को जानने लायक, बस समुद्र है।
इसलिए हम मिस नहीं किया उसको, कुछ पढ़ना नहीं नहीं, आप जब डबल नहीं अच्छा आप डबल कर रही थी ना कि अच्छा, नंदीश्वर हाँ के ठीक बाद है, में सही बात है, सीधा वही कह रही थी बस। ठीक है और एक ठीक। ना ये जो कुंडलगिरी पर्वत है, इसका शेप एक बार ड्रॉ करके समझा सकती है दोनों तरफ से स्टार्टिंग किस टाइप से होगा? अब मैं ड्रॉ तो क्या है कि 3 डायमेंशन में समझ लीजिए कि ऐसे ही जरा सा आइडिया के लिए। वो तो वैसे ही होगा ना, नीचे से चौड़ा ऊपर से सकड़ा। मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, नीचे से चौड़ा है, ऊपर जाते जाते थोड़ा सकड़ा होता गया है, इस तरह का है। लेकिन ये शेप यहाँ ऐसी दिख रही है, ये ऐसी शेप उस चूड़ी में है, चूड़ी में ऐसी शेप है। आप समझ लीजिए कोई चूड़ी हो इस तरह की, उस चूड़ी में ऐसी शेप है कि एक साइड से चौड़ी है, दूसरी साइड से सकड़ी है, इस तरह की शेप। ये कुछ अदर कास्ट वाले होते हैं, वो शादी का चूड़ा पहनते हैं, यहाँ तक पहनते हैं, ध्यान दिया हो तो, लाल और सफेद। तो वो यहाँ की चूड़ियां वो चौड़ी होती हैं, फिर वो आगे की तो छोटी होती हैं। उनको अगर अपन इकट्ठा खड़ा कर दें, नीचे की चौड़ी, फिर ऊपर एक छोटी, फिर और छोटी और छोटी, ऐसे करके खड़ा करें। या बच्चों के वो इस तरह के भी आते हैं, बच्चों के भी आते हैं गेम, नीचे वाला चौड़ा होता है, फिर उसके ऊपर बड़ा छोटा, फिर एक और छोटा, एक और छोटा, तो वो ऐसी शेप बनेगी ना इस तरह की। हाँ ये आप दिखा रहे हैं, लेकिन ये तो तिरछा इस तरह से, नीचे से चौड़ा और, ठीक है। हाँ अंकल बोलिए, आप कुछ पूछ रहे थे अंकल? नहीं, वो कैलकुलेशन ही बता रहा था, कैलकुलेशन जिनको जिज्ञासा हो सेल्फ अपनी कर लें, जैसे भी है। चलिए आगे बढ़े। हाँ आप बोलिए सुविधि जी। की बजाय आप लाख बोल सकते हैं। अंकल आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए। एक मिनट लक्ष्मी चंदी अंकल आप रुकिए, पहले ये दूसरे अंकल बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। कुंडलवर द्वीप में, कुंडलवर द्वीप में बीचों बीच है, तो चारों दिशाओं में आएगा ना, जैसे मानुषोत्तर पर्वत बीचों बीच है, वैसे ही चारों दिशा, यानी पूरा ऐसा गोलाकार है। पूरे में गोलाकार है। हाँ मानुषोत्तर पर्वत की तरह ही है। हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन बस वो शेप में फर्क है, उसकी शेप ऐसी है और इसकी शेप दोनों साइड से ऐसी है। ठीक। हाँ बोलिए अंकल, लक्ष्मी चंदी अंकल। ये 1048,576, तो इसको आप बोल रहे हैं, वो हजार में क्यों बोल रहे हैं? ये तो लाख हो गए, 10,48,576 लाख। नहीं नहीं, वो उतने हजार, उतने लाख, फिर उसके आगे बाद में फिर लाख लगाया है ना, इसलिए वो उसके ये है 10,485 करोड़ 76, 10,485 करोड़, ये तो करोड़ है, 10,485 करोड़, मैंने वो करोड़ ऊपर करके लिखा था, फिर 76 लाख, क्योंकि वो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, हम सारी पूरी संख्या को, शंख नील पद्म पता नहीं कहाँ तक पहुंचेगी, तो हम बोल ही नहीं पाएंगे उसको, इसलिए। चलिए आगे बढ़े। और किसी, हाँ एक और इसके बाद हम आज मध्यलोक को यानी पूरे 458 पूरे कर लेते हैं। तो इसके बाद में ये हुआ 11वां द्वीप, और 11वें द्वीप में 4 अकृत्रिम जिनालय हैं। इसके बाद में 12वां द्वीप है। 12वें द्वीप का नाम क्या नाम है, यहाँ अपना दिया हुआ है, किसी ने याद, पहले आप लोगों ने किए थे ये, अब याद करना है आप लोगों को, ये 16 है। अब जो एग्जाम होगा ना उसमें ये मैंने अभी वाले में छोड़ दिए थे, ये कौन से द्वीप के बाद कौन सा द्वीप है। तो 12वें द्वीप का नाम है शंखवर द्वीप, चित्रा आंटी ने सुना दिए थे उसी समय। शंखवर द्वीप है और उसके आगे शंखवर समुद्र है। तो वहां पर भी कोई इस तरह का कृत्रिम जिनालय नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा विशेष रूप में नहीं आती है। इसके बाद में जो 13वां द्वीप है उसका नाम है रुचकवर द्वीप। इस 13वें रुचकवर द्वीप में भी इसी तरह से जैसा ये कुंडलगिरी पर्वत गोलाकार था अभी 11वें द्वीप में,
वैसे ही 13वें द्वीप में भी इसी तरह का ये कुंडलगिरी पर्वत है, चूड़ी के समान गोलाकार, पूरे द्वीप में इस तरह से बीचों बीच गोलाकार है। और यहाँ पर भी वही एक एक दिशा में एक एक अकृत्रिम जिनालय है। ये जो पर्वत है ये है 84,000 योजन ऊंचा। ये रुचकवर पर्वत इसका नाम है, रुचकगिरी बोलते हैं। ये रुचकगिरी है 84,000 योजन ऊंचा, और ये भी वही स्वर्णमय है। इसकी रचना कैसी है, तिरछा है कि सीधा है, ऐसा कोई विशेष नहीं दिया है। इस 13वें द्वीप के आगे अब पूरे मध्यलोक में और कोई अकृत्रिम जिनालय जो हमारी गिनती वाले हैं इस 13वें द्वीप के आगे नहीं है। यानी जो मध्यलोक है, मध्यलोक में 13 द्वीपों तक अकृत्रिम जिनालय पाए जाते हैं। और हम विधान वगैरह करते हैं तो 13 द्वीप विधान भी बोलते हैं, उसको इंद्रध्वज विधान भी बोलते हैं, अथवा मध्यलोक विधान भी बोलते हैं। तो वहाँ जो भी तीनों टाइप के विधान हैं, इसमें इन 13 द्वीपों की जो अकृत्रिम जिनालय हैं 13 द्वीपों तक, उनकी रचना वहां पर की जाती है, यानी उनकी जो वंदना है या उनको अर्घ वहां पर समर्पित किए जाते हैं। ये 84,000 योजन ऊंचा है। इस द्वीप में क्या विशेषता है, अकृत्रिम जिनालय तो 4 हैं ही, इसके अलावा ये जो और जगह है इस पर्वत पर, यहाँ इन पर्वतों पर और बहुत सारी टोक हैं, और उन टोकों पर जो देवियां रहती हैं, दिक् कुमारी देवियां रहती हैं। और वो दिक् कुमारी देवियां हम सब पहचानते हैं उन दिक् कुमारी देवियों को। वो दिक् कुमारी देवियां क्या काम करती हैं, क्या करती हैं कि जब तीर्थंकर का जन्म नहीं होता है उससे पहले, तीर्थंकर के जन्म के 6 महीने पहले से और तीर्थंकर के जन्म तक वो देवियां आती हैं, माता की सेवा करती हैं। कुबेर के द्वारा रत्न बरसाए जाते हैं। और कुछ 56 कुमारी देवियां, पंचकलानक देखे होंगे बहुत लोगों ने, 8 अष्ट देवियां होती हैं और 56 कुमारिकाएं होती हैं। वो सब जो बनती हैं तो वो तो अपने बनाते हैं, वो आती कहाँ से हैं, वो देवियां हैं, इसका मतलब देवगति की हैं, लेकिन वो आती कहाँ से हैं, वो मूल रूप में कहाँ रहती हैं, तो वो सब रहती हैं इस रुचकवर द्वीप में। ये जो पर्वत है रुचकगिरी, इस रुचकगिरी के ऊपर जो कूटे हैं, जो टोक हैं, उन पर अलग अलग इनके सारे पूरे निवास स्थान हैं। उन पर ये दिक् कुमारी देवियां रहती हैं जो तीर्थंकर की माता की सेवा के लिए उपस्थित होती हैं। और उनका पूरा सबका निश्चित है, किस दिशा वाली तो उनके चवर ढोरेगी, किस दिशा वाली उनसे चर्चा करेगी, किस दिशा वाली, पूरा सबका सेटिंग है। सारी देवियों का अलग अलग देवियां हैं। आप चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देती हूँ, केवल जानकारी के लिए कि किस तरह से ये इसमें पढ़ते होता है। देखिए, ये जो रुचकगिरी है, इस रुचकगिरी का नीचे से बीच में और ऊपर, यानी पूरा विस्तार समान है, हिमवन आदि पर्वतों की जैसे पूरे दीवार के समान है। ये यहाँ मिल गया मुझे दूसरी पुस्तक में। जो कुंडलगिरी था वो तिरछा होता हुआ था, ठीक है। 3 पर्वत हमने देखे ऐसे चूड़ी के आकार वाले, एक मानुषोत्तर, एक कुंडलगिरी, एक रुचकगिरी। मानुषोत्तर था तीसरा जो पुष्कर द्वीप था उसके बीचों बीच, कुंडलगिरी है 11वें द्वीप के बीचों बीच, और रुचकगिरी है 13वें द्वीप के बीचों बीच। तीनों चूड़ी के आकार के हैं, लेकिन तीनों के आकार में क्या फर्क है कि ऊंचाई में तो फर्क है ही है। मानुषोत्तर पर्वत है 1721 योजन ऊंचा,
कुंडलगिरी पर्वत है 75,000 योजन ऊंचा और रुचकगिरी है 84,000 योजन ऊंचा। ये ऊंचाई में फर्क हो गया। अब तीनों के आकार में, शेप में क्या डिफरेंस है कि मानुषोत्तर पर्वत तो है एक साइड से सीधा, एक साइड से तिरछा, ऐसा ऐसा, एक साइड से तो सीधा, एक साइड से तिरछा। और जो कुंडलगिरी है वो दोनों साइड से तिरछा, नीचे से चौड़ा, ऊपर जाते जाते तिरछा हो गया। और जो ये रुचकगिरी है, ये रुचकगिरी पूरा एक समान सीधा गोलाकार है, लेकिन इधर से भी सीधा, इधर से भी सीधा, यानी जितनी चौड़ाई जमीन पर है उतनी ही चौड़ाई उसकी शिखर पर है। तो समान चौड़ाई वाला है, मूल में भी यानी जमीन पे भी और शिखर पर भी। इस तरह से ये रुचकगिरी पर्वत का यहाँ वर्णन हुआ। मैं यहाँ से आपको पढ़ के सुनाती हूँ, थोड़ा सा आपको बस इंटरेस्ट आए, वहाँ की महिमा आए, उसके लिए मैं बताती हूँ। रुचक नाम के इस पर्वत के ऊपर बहिर्भाग में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर इन चारों दिशाओं में से पृथक पृथक दिशा में 8-8 कूट हैं, अर्थात 32 कूट हैं। इतना समझ लीजिए कि इसमें 32 कूट हैं पूरे इस पर्वत पर। और पूर्व दिशागत 8 कूटों में दिक् कुमारी देवियां रहती हैं। ये जिन माता के श्रृंगार आदि की क्रियाएं करती हैं। पूर्व दिशा वाली जो कूट हैं उनपे जो देवियां रहती हैं उनका क्या काम है, वो माता का श्रृंगार करती हैं। तीर्थंकर की जो माता है उनका श्रृंगार करती हैं। दक्षिण दिशागत कूटों के ऊपर स्थित प्रसादों में मणि में दर्पण धारण करने वाली दिक् कुमारी देवियां रहती हैं। अब ये जो दक्षिण दिशा में जो देवियां रहती हैं वो माता को दर्पण दिखाती हैं आके। पूर्व दिशा वाली श्रृंगार करती हैं, दक्षिण दिशा वाली दर्पण दिखाती हैं। पश्चिम दिशागत कूटों के ऊपर स्थित प्रसादों में श्वेत छत्र धारण कर हर्षित मन से माता की सेवा करने वाली 8 दिक् कुमारियां रहती हैं। जो पश्चिम दिशा में दिक् कुमारियां रहती हैं वो माता के ऊपर छत्र धारण करती हैं। यानी कौन सी देवी क्या काम करेगी वो सबके सेट हैं। ऐसा नहीं कि कभी किसी ने कुछ कर लिया, कभी किसी ने कुछ कर लिया और कंफ्यूजन हो रहा है और पता लगा कोई तो काम रह ही गया और एक जगह बहुत सारी इकट्ठी हो गई। अव्यवस्था नहीं होती है, सबके काम सेट हैं। पूर्व दिशा वाली श्रृंगार करेंगी, दक्षिण दिशा वाली दर्पण दिखाएंगी, पश्चिम दिशा वाली छत्र यानी माता के ऊपर छत्र विराज वो करेंगी, छत्र धारण करेंगी। उत्तर दिशागत कूटों पर 8 दिक् कुमारियां रहती हैं जो यहाँ जिन माता के पास आकर चवर ढोड़ती हैं। जो उत्तर दिशा में दिक् कुमारियां रहती हैं वो माता के चवर ढोड़ती हैं। इस तरह से ये फिर इसके बाद में इसी पर्वत पर पूर्व आदि चारों दिशाओं में से पृथक पृथक दिशा में पंक्तिबद्ध अति मनोज्ञ 3-3 कूट हैं। इनमें से चारों दिशाओं के 4 कूट में 4 दिक् कुमारियां रहती हैं जो जिन माता के निकट आकर हर्षोल्लास पूर्वक सेवा करती हैं। फिर जो इन दिशाओं के बीच बीच में भी कूटे हैं वहां पर और दिक् कुमारियां रहती हैं। वो महत्तरिका यानी अन्य कामों में और निपुण होती हैं, माता की सेवा के अन्य कामों में वो काम करती हैं। जो यानी डिलीवरी का जो काम है, जात कर्म करती हैं। जब माता के तीर्थंकर का जन्म होता है तो वो देवियां उनका वो काम कराती हैं। इस तरह से ये जो देवियां हैं ये सब अष्ट देवियां और 56 कुमारिकाएं ये सब इस रुचक गिरी पर निवास करती हैं। और कहाँ से आ रही है माता के पास सेवा करने? 13वें द्वीप से, इतनी दूर से। तीर्थंकर तो कहाँ होंगे? तीर्थंकर तो केवल 2.5 द्वीप में होंगे। और ये देवियां कहाँ से आ रही हैं? तो दूर से उनको पहले से टिकट विकेट नहीं कराने पड़ते, वो तो एक क्षण में, सब देव हैं तो एक क्षण में वहां पहुंच जाती हैं। जैसे ही उनको ज्ञान होता है कि तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है तो वो तुरंत वहां पर पहुंच जाती हैं। तो इस तरह से ये अपने मध्य लोक में, ये हो गए 4 यहाँ के, अपने 8 कम पड़ रहे थे ना, 398 398 तो हो गए 2.5 द्वीप के, 52 हो गए 8वें नंदीश्वर द्वीप के, 4 हो गए कुंडलगिरी यानी कुंडलवर द्वीप के, और 4 हो गए यहाँ रुचकवर द्वीप के। तो इस तरह से इन सबको जोड़ेंगे तो ये अपने 458 अकृत्रिम जिनालय मध्यलोक में जो हैं वो पूरे यहाँ संख्या हो गई। अभी किसी को कुछ
दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक के प्रकरण में? बोलिए शशि जी। हमें ये याद भी करना है क्या, ये सब इनकी दिशाएं देवियों की? नहीं, ये देवियों की तो मैंने केवल आपको वैसे नॉलेज के लिए बताई थी, पढ़ के सुनाई थी। याद करने की टेंशन नहीं, बस ऐसे ही हमको थोड़ा सा ख्याल में रहे कहाँ से आती हैं उसके लिए। पर ये 458 याद करने कैसे हुए, मध्यलोक के 458 अकृत्रिम जिनालय कैसे होते हैं वो आपको याद करना है। और इन पर्वतों की ऊंचाई और आकार, कुंडलगिरी कैसा है, कितना ऊंचा है, रुचकगिरी कैसा है, कितना ऊंचा है, मानुषोत्तर पर्वत कैसा है और कितना ऊंचा है। और मैंने उनकी जो चौड़ाई है वो नहीं बताई है आपको, ताकि संख्याएं कम ही रहे। तो वो 75,000 योजन ऊंचा है, ये 84,000 योजन ऊंचा है। ठीक है, हाँ बोलिए भारती आंटी। इनके आकार को कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब क्या शेप बताएंगे? जैसे आकार बताना, शेप बताने में ऐसे ही बताना है कि रुचकगिरी है वो ऊपर से नीचे तक एक समान है, ऊपर से नीचे तक उसकी चौड़ाई एक समान है। और कुंडलगिरी की चौड़ाई नीचे ज्यादा है, ऊपर कम होती भी गई है। और मानुषोत्तर पर्वत की है तो वो ढाई द्वीप के अंदर की तरफ सीधा है और ढाई द्वीप के बाहर की तरफ से वो तिरछा होता हुआ गया है। ऐसा ही बताना है आपको, तो बताना कुछ पड़ेगा ही नहीं, बताऊंगी तो मैं, आपको तो चेक करना होता है खाली। एग्जाम तो मेरा होता है, आप लोगों को चेक करना होता है उसको क्या सही है क्या गलत है। सही बात है ना। चलिए हाँ, चित्रा आंटी बोलिए। मानुषोत्तर पर्वत की ऊंचाई बता देना एक बार। 1721 योजन। चलिए, और किसी कोई प्रश्न नहीं है, अपन आगे पढ़े। हाँ रश्मि जी बोलिए। ये ढाई द्वीप के तो दोनों दात्रिगण के 156 और पुष्कर द्वीप के भी 156 हुए और 78 इसके हुए, तो 390 और 448 के 398 हो गए ना। और ये 52 नंदीश्वर द्वीप के और 4 कुंडलवर के और 4 उच्चकर के, ऐसे करके 458। हाँ ठीक है। अब इसके बाद में जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, असंख्यात द्वीप समुद्रों के आगे ये 12वें द्वीप के बाद में क्या है, सॉरी 13वें द्वीप के बाद में क्या है, 14वां द्वीप, फिर 14वां समुद्र, 15वां द्वीप, 15वां समुद्र, 16वां द्वीप, 16वां समुद्र, 17वां द्वीप, 17वां समुद्र। ऐसे आप लगाते जाओ, करोड़ों द्वीप आगे पहुंच जाओ तो भी वो खत्म नहीं होंगे। द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र। हमारे को संख्या बोलना नहीं आएगा, हम उसको शब्द नहीं दे पाएंगे क्योंकि असंख्यात हैं। असंख्यात का मतलब ही ऐसा है कि जो संख्या में नहीं बताया जा सके। इतने सारे द्वीप और समुद्र, और कैसे हैं कि दुगने दुगने करते जाओ। अपनी कैलकुलेशन हम सिर पकड़ लेंगे। अभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो वो अंकल ने तो निकाल ली, मुझे नहीं लगता और कोई एक दो जनों से ज्यादा कोई निकालेंगे कि ये 13वें द्वीप का कितना विस्तार है और आगे के कितना है। हमारे यानी कॉपी का पेज कम पड़ जाएगा जीरो लगाते लगाते, इतना ज्यादा डबल डबल करते जाएंगे तो हम 16 द्वीपों का भी विस्तार नहीं निकाल पाएंगे। और असंख्यात है, दुगने 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 होते होते, तो ऐसे दुगने करते करते हम पहुंचे तो लास्ट वाले द्वीप पर पहुंच गए। लास्ट वाले द्वीप का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप। लास्ट वाले द्वीप का नाम भी याद करना है, अपने इसमें दिया ही है यहाँ पर। यहाँ तो लास्ट वाले 13 द्वीपों के नाम देखिए। सबसे अंत में स्वयंभू रमण द्वीप और उसको चारों तरफ से घेरे हुए वो स्वयंभू रमण समुद्र है। ये जो स्वयंभू रमण द्वीप है और उसको चारों तरफ से घेरे हुए स्वयंभू रमण समुद्र है,
इस स्वयंभू रमण द्वीप को क्यों हम याद कर रहे हैं? यहाँ पर कोई जिनालय है क्या? अब जिनालय तो नहीं है, क्योंकि मध्य लोक में लास्ट हमने देख लिया 13वें द्वीप से आगे फिर जिनालय नहीं पाए जाते हैं। तो अंतिम द्वीप में क्या है कि अंतिम द्वीप में भी इसी तरह का गोलाकार चूड़ी के आकार का एक पर्वत है। स्वयंभू रमण जो द्वीप है, स्वयंभू रमण द्वीप में भी इसी तरह के चूड़ी के आकार का गोलाकार, जैसा मानुषोत्तर पर्वत है गोलाकार, जैसा कुंडलवर पर्वत है, जैसा रुचकगिरी पर्वत है, वैसा ही इस जो लास्ट वाला द्वीप है स्वयंभू रमण द्वीप, उस लास्ट वाले द्वीप के बीचों बीच भी इसी तरह का एक गोलाकार पर्वत है और उसका नाम स्वयं प्रभ पर्वत भी मिलता है, नागेंद्र पर्वत भी मिलता है, दोनों नाम मिलते हैं। तो जो अपने को इजी लगे, स्वयंभू रमण है तो स्वयं प्रभ पर्वत वो भी याद रह जाता है उससे। तो स्वयंभू रमण द्वीप के बीचों बीच भी इसी तरह का गोलाकार एक स्वयं प्रभ नाम का पर्वत है। इस पर्वत के कारण इस पे कोई अकृत्रिम जिनालय वाली कोई टोक वगैरह नहीं है, वो सब व्यंतर देव वगैरह वहां रहते हैं, उनके निवास स्थान है, उनकी टोके हैं, पर उनसे अपने को मतलब नहीं है। अपने तो मंदिर होता तो अपन जाते, अपन कहीं जाएं क्षेत्रों पर या और भी कहीं अपन जाएं, पहाड़ दिखे तो हर पहाड़ पे चढ़ जाते हैं कि अपन वंदना करने, जहाँ मंदिर हो तो जाते हैं, नहीं तो क्या करने को जाएं। तो वहां पे वो पर्वत है लेकिन वहां देव रहते हैं, पर उससे अपने को मतलब नहीं है। ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्यों देख रहे हैं कि ये जो समझ लीजिए स्वयंभू रमण द्वीप है और ये बीचों बीच स्वयंप्रभ पर्वत है। इस स्वयंप्रभ पर्वत से द्वीप जो दो भागों में बट गया, तो ये है अंदर असंख्यात द्वीप समुद्र, है ना, ये असंख्यात द्वीप समुद्र। और इससे पहले समझ लीजिए 2.5 द्वीप था। देखिए मैं दोबारा से बताती हूँ आपको, ये समझ लीजिए ये 2.5 द्वीप है, ये 2.5 द्वीप है, यहाँ ये मानुषोत्तर पर्वत है। तो ये मानुषोत्तर पर्वत से लेकर और ये स्वयंप्रभ पर्वत आ गया जो अंतिम द्वीप के बीचों बीच है। मानुषोत्तर पर्वत से लेकर और इस स्वयंप्रभ पर्वत तक बीच में असंख्यात द्वीप असंख्यात समुद्र हैं। 8वां द्वीप भी आ गया, 11वां भी आ गया, 13वां भी आ गया और असंख्यात द्वीप समुद्र। यहां से लेकर यहां तक है ये मध्यम भोग भूमि, सॉरी जघन्य भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि। मानुषोत्तर पर्वत से लेकर स्वयंप्रभ पर्वत तक, स्वयंप्रभ पर्वत के अंदर वाले, मानुषोत्तर पर्वत के आउटर बाहर वाले हिस्से से लेकर स्वयंप्रभ पर्वत के अंदर वाले हिस्से तक ये जघन्य भोग भूमि है। तिर्यंच यहाँ पर रहते हैं, तिर्यंचों की जघन्य भोग भूमि है। और ये जो स्वयंप्रभ पर्वत के बाहर वाला हिस्सा है, आउटर, ये स्वयंप्रभ पर्वत के बाहर वाला हिस्सा हुआ आधा स्वयंभू रमण द्वीप और फिर बाद में स्वयंभू रमण समुद्र। फिर से बताती हूँ, देखिए 2.5 द्वीप है, 2.5 द्वीप में जो मानुषोत्तर पर्वत है, मानुषोत्तर पर्वत से लेकर जो आधा पुष्कर द्वीप बचा था, मानुषोत्तर पर्वत पुष्कर द्वीप के बीचों बीच है, तो आधा तो हमने ले लिया है अंदर अपना मनुष्य क्षेत्र में 2.5 द्वीप में। उसके बाहर वाला जो आधा द्वीप बचा है, तीसरा पुष्कर द्वीप, वो आधा पुष्कर द्वीप और बीच के सारे असंख्यात द्वीप समुद्र, और यहाँ स्वयंप्रभ पर्वत तक का स्वयंभू रमण द्वीप, यहाँ तक तिर्यंचों की जघन्य भोग भूमि है, यानी यहाँ तक ये भोग भूमि है। इसके बाहर ये स्वयंप्रभ पर्वत के बाहर जो आधा स्वयंभू रमण द्वीप बचा और उसके चारों तरफ जो स्वयंभू रमण समुद्र है, ये 1.5 एक समुद्र और आधा ये द्वीप, इनमें कर्म भूमि है। अब भोग भूमि और कर्म भूमि में क्या है अंतर? यहाँ कोई मनुष्य रहते हैं क्या स्वयंभू रमण द्वीप में? स्वयंभू रमण द्वीप में मनुष्य रहते हैं क्या? कर्म भूमि है तो वहां से मोक्ष जा सकते हैं क्या? कुछ लोगों को जिनको आता है वो गर्दन हिला सकते हैं, तो मुझे समझ में आ जाएगा। मनुष्य रहते हैं क्या? रहते हैं तो ऐसे करिए, नहीं रहते तो ऐसे करिए, तो मुझे दिख जाएगा।
एक दो लोग ही डिसाइड कर पा रहे हैं, नहीं रहते, क्योंकि मनुष्य तो केवल 2.5 द्वीप में ही रहते हैं और ये है अंतिम द्वीप, इसलिए मनुष्य वहां नहीं रहते हैं। तो फिर यहाँ कर्मभूमि बताने का क्या मतलब है? कर्मभूमि बताने का क्या मतलब है फिर यहाँ पर? कर्मभूमि का मतलब ये है कि ये जो बीच के असंख्यात द्वीप समुद्र थे, यहाँ पर कल्प वृक्ष थे, यहाँ पर तिर्यंचों को सब प्रेम से रहते थे। जो सारी हमने भोग भूमि की व्यवस्था पढ़ी है, वहां किसी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, किसी में रोग आदि बीमारियां नहीं होती, युगल या जन्म होता है और सब प्रेम पूर्वक जोड़े से रहते हैं। ये जो सारी बातें हमने देखी, बारिश नहीं होती, अकाल नहीं होता, सूरज चांद नहीं दिखते, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ असंख्यात द्वीप समुद्रों में, बीच वाले असंख्यात द्वीप समुद्रों में होती है, इसलिए यहाँ ये भोग भूमि की व्यवस्था है। पर ये जो आधा स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र है, अब वहां ऐसी व्यवस्था नहीं है। और एक भोग भूमि में हमने क्या देखा था कि भोग भूमि के अभी ये जो बीच वाले जितने भी समुद्र हैं, वहां हमने देखा था जलचर जीव नहीं थे। ये बात हमने देखी थी। आवाज आ रही है आप लोगों को? देखिए, मानुषोत्तर पर्वत से लेके स्वयंप्रभ पर्वत तक, स्वयंप्रभ पर्वत बोलूंगी मैं, आप लोगों को ख्याल में आएगा स्वयंप्रभ पर्वत कहाँ है, स्वयंप्रभ पर्वत कहाँ है। स्वयंभू रमण समुद्र स्वयंभू रमण द्वीप के बीचों बीच गोलाकार चूड़ी के आकार का है। तो मानुषोत्तर पर्वत से लेकर स्वयंप्रभ पर्वत तक तो है भोग भूमि, और स्वयंप्रभ पर्वत से बाहर आधा जो स्वयंभू रमण द्वीप है और स्वयंभू रमण समुद्र है, वहां पर है कर्म भूमि की व्यवस्था। यानी भोग भूमियों में जिस तरह से समुद्रों में जलचर जीव नहीं होते थे, भोग भूमियों के जो समुद्र थे हमने देखा था, आगे वाले जो समुद्र हैं, लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र के आगे जितने भी समुद्र हैं, यहाँ तक स्वयंप्रभ पर्वत से पहले तक, उन समुद्रों में जलचर जीव नहीं है। भोग भूमि में हमने एक बात और देखी थी कि वहां थलचर और नभचर तिर्यंच रहते हैं, यानी जमीन पे चलने वाले हाथी घोड़ा गधा कुत्ता और आकाश में उड़ने वाले पक्षी वो होते हैं, लेकिन पानी में जलचर जीव भोग भूमियों में नहीं होते। वो सारी बातें यहाँ पर लागू होंगी। जितनी भी चीजें हमने पहले दूसरे तीसरे काल के संबंध में कॉमन पढ़ी हैं, तो तीसरे काल वाली सारी बातें यहाँ पर इन असंख्यात द्वीप समुद्रों में समझ लेना चाहिए। अब बाहर में कर्म भूमि है, इसका मतलब क्या? बाहर में कर्म भूमि है, इसका मतलब है कि अब कल्पवृक्ष नहीं है तिर्यंच ही रहते, वहां तिर्यंच ही है, मनुष्य कोई भी नहीं है, तिर्यंच रहते हैं। उसके अलावा व्यंतर और भवनवासी देव वो रहते हैं, तो तिर्यंच रहते हैं, पर उनके लिए अब कल्पवृक्ष नहीं है। और समुद्रों में अब जो स्वयंभू रमण समुद्र है, वहां स्वयंभू रमण समुद्र में जलचर प्राणी पाए जाएंगे, अर्थात मछलियां, मगरमच्छ और भी जो भी जितने भी होते हैं पानी वाले, वो सब वहां पर पाए जाते हैं। ये बात बताने के लिए यहाँ पर इसको कर्म भूमि कहा है। कर्म भूमि है, इसका मतलब यहाँ से कोई आके मोक्ष चला जाएगा, वो किसी भी रूप में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ मनुष्यों का किसी भी रूप में मनुष्य यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। वो 3 अपवाद हमने देखे हैं, वो तो न के बराबर ही हैं, वो कोई खास बात नहीं है। तो यहाँ मनुष्यों का अस्तित्व नहीं है, परंतु यहाँ ये व्यवस्था अलग है, इस आधार पे बताई है। इसके बारे में थोड़ी और चर्चा है, हम कल करेंगे। अभी अगर किसी के प्रश्न नहीं है तो अभी कर लेती हूँ, नहीं तो फिर कल करेंगे, क्योंकि 3:30 पे मुझे पूरा करना है। तो किसी को कुछ पूछना है अभी? हाँ, बेला भाभी बोलिए। ये जो दिक् कुमारियां 8 दिशाओं से आती हैं, अलग अलग दिशाओं से, एक एक ही आती हैं? नहीं, एक एक नहीं आती। 8 दिशाओं से वो 8 कुमारियां ऐसे कहते हैं, लेकिन वो काफी सारी आती है। 56 कुमारियां भी अलग होती हैं। तो अष्ट देवियां कुमारियां तो अलग होती है ना, और दिक् कुमारियां विशेष होती है। दिक् कुमारियां विशेष होती हैं, तो वो एक नहीं होती, उनका फिर ग्रुप होता है, वो अपने साथ औरों को भी लाती हैं, और फिर विक्रिया से और भी अलग अलग दिशाओं से आएंगी। हाँ, ऐसा भी है। हाँ, वो जिस दिशा में जिसका जो काम है, जिस दिशा वाली का, वो करती हैं। बोलिए ईशा।
अभी इसमें आप कर्म भूमि बता रहे हैं कि यहाँ से कोई मोक्ष भी नहीं जा सकता, मनुष्य होते ही नहीं है, फिर कर्म भूमियाँ क्यों होती है यहाँ पे? बताया ना, कर्म भूमि का मतलब एक तो ये अर्थ होता है कि जहाँ से जीव मोक्ष चला जाए वो उसे कर्म भूमि कहते हैं, एक अर्थ तो ये, और दूसरा अर्थ ये कि जहाँ कर्म करने पड़ते हैं, जहाँ कल्प वृक्ष होते हैं वो भोग भूमि, जहाँ कल्प वृक्ष नहीं होते वो कर्म भूमि। तो यहाँ कल्प वृक्ष नहीं है। तो तिर्यंश होते हैं तो उन्हें कर्म करने पड़ते हैं, तो बाकी जो व्यवस्था होती है वो भी फिर हमारे जैसी कर्म भूमियों जैसी होती है। हाँ, यानी मौसम वाली जो व्यवस्था है, आयु की जो व्यवस्था है, हाँ, वो और जो सारी चीजें अपन ने जो पढ़ी है ना, कि उनको भूख कब लगेगी, उनकी आयु कितनी होगी, उनकी हाइट ये सब हाइट वगैरह की बात अलग है, वो थोड़ी विशेष बातें इसमें स्वयंभू रमण समुद्र के संबंध में और है, हम कल और पढ़ेंगे इसके बारे में अभी। लेकिन कर्म भूमि है, तो कर्म भूमि और भोग भूमि भी जैसी पूरी व्यवस्था होती है तिर्यंशों के लिए भी। हाँ, ऐसा। चलिए, और किसी को प्रश्न है? मैं नहीं देख पा रही हूँ, तो आप किसी को पूछना हो तो बोलिए। चित्रा आंटी बोलिए। नहीं बोलना, ठीक है। मीनू दी आपको है? हाँ बोलिए मीनू दी। मैं पूछ रही थी, जगन्य भोग भूमि खाली, फिर ये मध्यम भोग भूमि खाली मानसून का ताकत के अंदर ही है बस? हाँ, उत्तम और मध्यम, उत्तम और मध्यम, उत्तम भोग भूमि और हाँ, वो अंदर ही है ढाईद्वीप में ही, और जगन्य भोग भूमि बाकी बाहर पूरे सब जगह जगन्य भोग भूमि है। ज्योति जी बोलिए। मैं ये पूछ रही थी, जो त्रियंश है बीच में, वो सब तरह के त्रियंश होते हैं, जल और थल और नभ वाले? नहीं, अभी बताया ना, नभचर नहीं होते, अभी बताया था, नभचर नहीं होते, थलचर और नभचर, नहीं जलचर नहीं होते, सॉरी, जलचर नहीं होते, थलचर और नभचर होते हैं, यानी पक्षी होते हैं और जमीन पे चलने वाले होते हैं, पानी वाले जीव नहीं होते। ये यहाँ से मानसोत्तर से लेके स्वयंभू रमण, वो जो स्वयंप्रभ पर्वत, स्वयंप्रभ पर्वत का, हाँ हाँ। रश्मि जी बोलिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। मतलब कर्म भूमि में ही ये जलचर जीव पाए जाते हैं ना, कर्म हाँ, भूमि में ही, हाँ, ढाईद्वीप के अंदर भी और ये आज ये इसमें भी, हाँ, रमण में भी। हाँ, बाकी तो दो ही होंगे, नभचर और हाँ, सॉरी हाँ, नभचर और थलचर। थलचर, ठीक है। ठीक, अंकल बोलिए। जम्बूद्वीप में भी तो जगन्य भोग भूमि है। हाँ, जम्बूद्वीप में तो है ही, जम्बूद्वीप में तो है ही, यानी ढाईद्वीप में तो तीनों ही प्रकार की हैं। तो उसमें तो मनुष्य पाए जाते हैं, लेकिन ढाईद्वीप के बाद में मनुष्य नहीं पाए जाते हैं। और हाँ, ढाईद्वीप के बाहर नहीं पाए जाते। तो वो तिर्यंश में खाली पंचेंद्रिय तिर्यंश है या सब तरह की तिर्यंश है? भोग भूमियों में तिर्यंश जो है वो सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंश है, और एक इंद्रिय तिर्यंश को अलग से हम कहते नहीं, एक इंद्रिय पूरे लोक में सब जगह ही है, इसलिए एक इंद्रिय को अलग से नहीं गिनाते। तो भोग भूमियों में जो तिर्यंश है वो सैनी पंचेंद्रिय ही है, यानी विकलत्रय जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीव वो भोग भूमियों में नहीं होते। ये हमने कुछ नियम देखे थे भोग भूमियों से संबंधित, सामान्य नियम, वो सारी बातें। और सबसे बड़ी मुख्य बात क्या है, यहाँ जो कर्म भूमि और भोग भूमि बताई, तो सम्यक प्राप्ति की योग्यता कितने दिनों में होगी, क्योंकि जो बीच के असंख्यात द्वीप समुद्रों के तिर्यंश हैं और अंतिम द्वीप समुद्र के जो तिर्यंश हैं बाहर वाले, कर्म भूमि वाले, सभी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो अब उनमें योग्यता किसमें कब आएगी, तो भोग भूमि में जो है, मध्यम सॉरी जगन्य भोग भूमि में, उनको उस हिसाब से जगन्य भोग भूमि में कितने दिन में सम्यक प्राप्ति की योग्यता हो जाती है, बताइए। आयुषी जी बताइए, याद है या देखना पड़ेगा, याद किसको है? नहीं याद किस, ज्योति जी बोलिए फटाफट। 49 डेज में, 7 दिन में देखा था हमने, 7 चीजें करनी पड़ रही थी 7 दिन में, तो 49 डेज में। तो ये जो बीच में जितने भी असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, ये जीव सम्यक कब प्राप्त कर पाएंगे,
49 डेज में ही जन्म हुआ और उसके 49 दिन बाद सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो कर्म भूमि में जीव हैं, तो कर्म भूमि में सबको अलग अलग है। तिर्यंचों की भी सबकी अलग अलग टाइप से होती है, कौन कितने दिन में प्राप्त कर पाता है। तो कर्म भूमि में अलग व्यवस्था होती है, तो वो भी समझ लीजिए अंतर है। और बाकी सारे जो सामान्य अपन ने देखी थी उन सबका भी फर्क वहां पर पड़ता है। तो इस तरह से चमेली आंटी बोलिए। ये जो शंकर पर्वत होता है उससे आपका नेट बहुत स्लो है, कुछ भी समझ में नहीं आया। मतलब पूरी तरह से डिवाइड होता है। विभाजन 2 भाग हो गए ना। हाँ, वो किस तरह से होता है कि आधा द्वीप उधर आधा द्वीप इधर, इस तरह से हो जाता है मतलब। हाँ ऐसा बस ये जैसे अभी 2 कर दी ना अपन ने, समझ लीजिए पूरा एक गोला था तो हमने बीच में एक गोला और कर दिया, तो ये 2 हो गए, एक इधर एक उधर, ऐसा। अच्छा, गोलाकार है इसलिए। हाँ गोलाकार है। चित्रा आंटी बोलिए, बस अब लास्ट है ये। हाँ बोलिए चित्रा आंटी। ये अपने श्याम द्वीप में वो समुद्र में श्याम रमन द्वीप समुद्र में वो जलचर ही रहते हैं, जलचर और वहाँ वो थोड़ी होते हैं। समुद्र में थलचर कैसे रहेंगे? बाहर भी वहाँ पे थलचर नवचर भी होते हैं। हाँ बाहर तो होते ही हैं। जो द्वीप है, द्वीप में थलचर भी होंगे, नवचर भी होंगे, और जो समुद्र है उसमें जलचर होंगे। हाँ हाँ, और विशेष बातें हैं, वो कितने बड़े बड़े वहाँ पे जीव हैं वो कल करेंगे अपन, और थोड़ी विशेष बातें हैं इसके संबंध में कल करेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। और अपना तोड़मा स्मारक की तरफ से शिविर चल रहा है, मैंने वो 2-3 दिन पहले भेजा था उसका पूरा ब्रोशर और सूचना, तो जिनको भी इच्छा हो वो उसमें से देख के वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, सुन सकते हैं। दिन भर ही का चल रहा है। सुबह विधान होता है, 6:45 बजे से चालू हो जाता है, नियमसार का विधान है, और सुबह 7:45 से 8:15 साढ़े 8 तक चलता है। तो जो भी जिनको जैसे समय मिलता हो, मैं तो सूचना दे रही हूँ, ध्यान नहीं दिया हो तो वो उसमें से आप देख के लिंक या यूट्यूब का जो भी है वो देख के आप अटेंड कर सकते हैं। चलिए अभी जिनवाणी स्तुति बोलते हैं हम। आपका गुणगान जो जन करे नित्य अनुराग से, सब भय भयंकर स्वयं भय करी भाग जागे भाग से। तुम हो स्वयं भूनाथ निर्भय, जगत को निर्भय किया। हो स्वयं शीतल मलय गिरि से, जगत को शीतल किया।